Hello everyone, now we will talk about the index questions that are given at the mid of the chapters. So let's get started. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इंडेक्स क्वेश्चंस जो कि चैप्टर्स के बीच में दिए गए हैं. ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम पेज नंबर 204 पर. क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. एंड द आंसर इज वी गेट, हम सब जानते हैं कि सीरियल से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स, पल्सेस से प्रोटीन्स, और वेजिटेबल एंड फ्रूट से हमें विटामिन, मिनरल्स एंड रफेज मिलते हैं. सो द आंसर फर्स्ट इज वी गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सीरियल्स. So the answer number first is we get carbohydrates from cereals. An example of cereal are rice, wheat, millets, etc. We get proteins from pulses. An example is अरहर दाल, मूंग, मसूर दाल. ठीक है, पल्सेस से यानी कि सारे दालों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है. अब विटामिन और मिनरल हमें किससे मिलता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से. ठीक है, तो वी गेट vitamins and minerals and roughage from fruits and vegetables. Next question number second, that is at the page number 205, and question says, how do biotic and abiotic factors affect crop production. जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रॉप्स को बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं. बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रूप में होते हैं, जैसे कि वीड्स हो गए, पेस्ट, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए. ठीक है, जो कि क्रॉप्स जबकि फील्ड में हैं या फिर स्टोरेज में हैं, कहीं पर भी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, उन्हें बायोटिक फैक्टर्स कह देते हैं. ठीक है, और ऐसे अदर है एबायोटिक फैक्टर्स जो कि लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि सूखा पड़ गया या फिर भारी बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, बहुत गर्मी है या फिर बहुत ठंडी है, तो भी क्रॉप्स जो हैं डिस्ट्रॉय हो सकते हैं. और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी, सॉइल की क्वालिटी और डिफरेंट मैन्योर्स, इरिगेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं. ठीक है, तो अब आंसर देख लेते हैं. क्रॉप्स आर Here the crops are affected by biotic and abiotic factors. Biotic factors क्या हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग हैं, और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, वीड्स हो गया, पेस्ट, वीड्स अनवांटेड अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो अपने आप उगते हैं, पेस्ट इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते. रैट्स और कैटल्स, जब क्रॉप्स फील्ड में रहते हैं तो उन्हें कैटल्स और रैट्स भी हार्म पहुंचा सकते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया बायोटिक फैक्टर. ए बायोटिक फैक्टर्स में जैसे ड्रॉथ है, सूखा पड़ गया, फ्लड है, बाढ़ आ गई, सॉइल की क्वालिटी है, हॉट एंड कोल्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं क्रॉप्स को. Next question says, what are the desirable agronomic characteristics for crop improvement? तो हम लोग देख चुके हैं डिज़ायरेबल जो कि हमारी इच्छा के हिसाब से प्लांट्स में जो चेंजेस हम कर सकते हैं उसे डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम जब भी डिफरेंट वैरायटीज़ को आपस में ब्रीड कराते हैं तो कोशिश यही होती है कि ऐसे एग्रोनॉमिक डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को वेरी करें. जैसे सीरियल्स और पल्सेस क्या हैं, उनकी हाइट अधिक नहीं होनी चाहिए, उनकी हाइट अधिक ना हो, और साथ ही साथ उनका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो कम टाइम का हो. तो एग्रोनॉमिक मतलब ऐसा
कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम बदल सकते हैं दो अलग वैरायटी को ब्रीड करा के। तो शॉर्ट वैरायटी हमें चाहिए, हाइट में शॉर्ट वैरायटी चाहिए, और उनकी मैच्योरेशन पीरियड कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे पल्सेस की अगर बात कर लें तो पल्सेस में एक्सटेंसिव ब्रांचिंग चाहिए, ठीक है, विथ मोर पॉड्स और फॉलिएज उनमें अधिक हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस जो है मिल पाएँ। तो हमें फॉडर प्लांट्स कैसा चाहिए, अगर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं तो हमें फॉडर प्लांट्स टॉल चाहिए और इंटेंसिव ब्रांचिंग चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो, इंटेंसिवली ब्रांच्ड होने चाहिए। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन सेज, दैट इज ऑन द पेज नंबर 206, what are macronutrients and why are they called macronutrients? हम सभी जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स से भरपूर बैलेंस डाइट चाहिए होता है, ठीक उसी तरह से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और प्लांट्स को वैसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जिन न्यूट्रिएंट्स की उन्हें कम ज़रूरत होती है उसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये मैंने बता दिया, एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रो, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है प्लांट्स को। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर असेंशियल इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की क्या खास बात है कि ये असेंशियल इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। लार्ज क्वांटिटीज़ में प्लांट्स को इनकी ज़रूरत होती है, इसीलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। इसके एग्जाम्पल हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन सेज, हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स? अब इन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, अब वो न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिले कैसे? तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलता है एयर, वाटर और सॉइल से। एयर से वो कार्बन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, वाटर से वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है, और सॉइल से बाकी बचे हुए जो 13 एलिमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर, वाटर एंड सॉइल। Next question, that is on the page number 207. Compare the use of manure and fertilizers in maintaining soil fertility. We have already discussed about manure and fertilizer. हम लोग जानते हैं कि मैन्योर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक खाद होती है, ठीक है, जबकि फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये केमिकल्स होते हैं। मैन्योर की दूसरी खास बात क्या है कि वो फील्ड में बनाए जाते हैं, जबकि फर्टिलाइज़र्स जो है वो फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। अब ये मैन्योर कैसे बनते हैं, ये प्लांट और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन प्रोसेस से बनते हैं। मैन्योर इज़ फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, जबकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं केमिकल से बने होते हैं। अब चूँकि ये मैन्योर प्लांट और एनिमल वेस्ट से बने हैं, इसलिए ये हानिकारक नहीं होते हैं और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। साथ ही साथ ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि डिकम्पोजिशन का काम करती हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट के, तो जब केमिकल या फर्टिलाइज़र्स हम सॉइल में डालते हैं तो वो सॉइल को नुकसान पहुंचाता है, उनसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेड हो जाते हैं और डिकम्पोजिशन प्रोसेस अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो घटते जाती है, डिग्रेड करती जाती है। फर्टिलाइज़र सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है। साथ ही साथ फर्टिलाइज़र्स के ज़्यादा इस्तेमाल से उनके बॉडी में टॉक्सिक और केमिकल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जो आगे चल के कई सारी बीमारियों का कारण बनते हैं, जबकि मैन्योर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें बीमारी का भी कोई प्रोसेस नहीं है, इसलिए ये सेफ़ होती है। हाँ, मैन्योर की वजह से प्रोडक्शन पर थोड़ा अफेक्ट ज़रूर पड़ता है, स्लो प्रोसेस में इनका काम होता है, जबकि फर्टिलाइज़र से हमें यील्ड और प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में मिलता है, ठीक है।
तो ये तो हो गई फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के बारे में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू।